हेलो बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन द्वारा रचित कविता नदी के द्वीप। पहले कवि का परिचय जान लेते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी का जन्म 7 मार्च 1911 को कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। आप अंग्रेजी के प्रमुख विद्वान थे। आपने एमए अंग्रेजी साहित्य से किया। जब आप एमए अंग्रेजी साहित्य से कर रहे थे तभी आपका परिचय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ हुआ और आपका उस पर बहुत प्रभाव रहा। आपकी प्रमुख रचनाओं में कितनी नावों में कितनी बार में आपको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त आंगन के पार द्वार साहित्य अकादमी पुरस्कार इसमें आपको प्राप्त हुआ। जो कविता हम लोग पढ़ रहे हैं नदी के द्वीप, ये हरी घास पर क्षण भर इनका काव्य संग्रह है और यह एक प्रतीकात्मक कविता है। अब बेटे आते हैं सीधा अपनी कविता नदी के द्वीप पर। बेटा नदी के द्वीप में 3 बिंदु प्रमुख हैं। एक व्यक्ति द्वीप है, नदी परंपरा है और भूखंड हमारे समाज का प्रतीक है। संपूर्ण कविता में यह बताया गया है कि द्वीप और भूखंड के बीच नदी है जो उसे विशिष्ट बनाती है। यानी द्वीप और भूखंड के बीच में नदी बहती है जो उसको विशेष बनाती है, अलग आकार देती है। परंपरा व्यक्ति को समाज से अलग कर विशिष्ट स्थान प्रदान करती है। परंपराएं, हमें अपनी परंपराओं का पालन करना चाहिए। कहा गया है यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। जिसने अपनी संस्कृति को ध्यान नहीं दिया, जिसने अपनी सभ्यता को ध्यान नहीं दिया, जिसने अपनी परंपराओं को ध्यान नहीं दिया, वो धरती पर आए और नष्ट हो गए, उनका नाम लेने वाला भी कोई नहीं है। इसलिए हमें अपनी अच्छी परंपराओं पर गर्व होना चाहिए और उनका न केवल पालन करना चाहिए बल्कि अपने बच्चों को भी उनका पालन करने की सीख देनी चाहिए। नदी वंश परंपरा है। वंश परंपरा से व्यक्ति को पहचान मिलती है कि कौन किस कुल का है और वहीं से उसे संस्कार मिलते हैं। आगे बोला है कविता में, अनेक वंश आए और रेत बनकर चले गए, किंतु द्वीप बनकर अपना नाम बिरला ही करता है। कह रहे हैं कबीरदास जी ने कहा, माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि इवै पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान ते एक आध उबरंत। जब दीपक चलता है, जब दीपक जलता है तो अनेक पतंगे आते हैं और उसी के माया में पड़कर जलकर नष्ट हो जाते हैं। उनमें से कोई एक बिरला ही होता है जो बच जाता है और वही बिरला द्वीप है। कि अनेक नदियां आई, अनेक नदियां आई, अनेक वंश आए और रेत बनकर चले गए, किंतु द्वीप बनकर जो रहता है वो अपना नाम बिरला ही करता है। आइए कविता पाठ करते हैं, उसके बाद इसकी व्याख्या समझते हैं। जब आप इसकी व्याख्या सुन लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप सॉल्व न कर पाए। पहले जो मैंने भूमिका में बताया है इससे भी संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। बेटे है पहला पद, हम नदी के द्वीप हैं, हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोतस्विनी बह जाए, वह हमें आकार देती है। हमारे कोण गलियां अंतरीप उभार सैकत कूल, सब गोलाइयां उसकी गढ़ी हैं, उसके द्वारा बनाई हैं। बेटे इसमें कह रहा है कवि, द्वीप माने टापू, अर्थात वह भूभाग जो चारों ओर पानी से घिरा हो, इसको आइसलैंड भी बोलते हैं। स्रोतस्विनी माने नदी, कोण नोक या कोना, गलियां 2 भागों में बांटने वाला मार्ग, अंतरीप कहते हैं उसको भूभाग का वह पतला भाग जो जल में दूर तक चला जाता है। भूभाग का वह पतला भाग जो जल में दूर तक चला जाता है। उभार उठान या ऊंचाई, सैकत माने बालू, कूल माने किनारा अर्थात रेतीला किनारा,
गढ़ी का मतलब होता है का गढ़ा, काट छांट कर सुडौल बनाना, सुंदर बनाना। कवि कहते हैं हम नदी के द्वीप हैं, हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर सोतस्सनी बह जाए। कवि कहते हैं कि हमारा अस्तित्व नदी के कारण ही है। हमारा जो कुछ भी अस्तित्व है वो नदी के कारण है। हम नहीं कहते कि नदी हमारा परित्याग करके, नदी हमको छोड़कर आगे चली जाए, क्योंकि नदी ही हमारा आकार बनाती है, अर्थात नदी से ही सब कुछ है, नदी ही हमारे जीवन का आधार है। हमारे कोण गलियां, अंतरीप, उभार, सैकत, कूल, सब गोलाइयां उसकी गढ़ी हैं। उसकी शब्द आया है नदी के लिए, इस सर्वनाम है यहां पर। कह रहे हैं कि नदी के जल से ही हमारा कोना या किनारा बनता है। कभी कभी पतली सी गली बन जाती है जो जल को दो भागों में बांट देती है। कहीं अंतरीप बन जाते हैं। अंतरीप अर्थात भूभाग का वह पतला भाग जो जल में दूर तक चला जाता है। कह रहे सब गोलाइयां उसकी गढ़ी हैं। कहीं पर कुछ भाग ऊंचा हो जाता है। रेतीले किनारे भी नदी ने ही बनाए हैं और सब गोलाइयां भी नदी ने ही अच्छी तरह से निर्मित की हैं। इसलिए नदी ही हमारा आधार है, नदी ही हमारा जीवन है और नदी ही हमारे लिए सब कुछ है। बेटा, यह एक प्रतीकात्मक कविता है, मैंने पहले बताया। व्यक्ति द्वीप है, नदी परंपरा और भूखंड के समाज का प्रतीक है। द्वीप और भूखंड के बीच में नदी है और ये हमें विशिष्ट बनाती है। बेटा, बाकी पहले सब मैं इंट्रोडक्शन में आपको समझा चुका हूं, 2-3 बार सुनना, प्रत्येक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। माँ है वह, इसी से हम बने हैं, किंतु हम हैं दीप, हम धारा नहीं हैं। स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से द्वीप हैं सोतस्विनी के, किंतु हम बहते नहीं हैं। किंतु हम बहते नहीं हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटे। किंतु बहना रेत होना है, हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं। पैर उखड़ेंगे, पलवन होगा, ढहेंगे, सहेंगे, बढ़ जाएंगे, और फिर पूर्ण होकर भी कभी क्या धार बन सकते। रेत बनकर हम सलिल को तनिक गंदला ही करेंगे, अनुपयोगी ही बनाएंगे। बेटा, स्थिर का मतलब होता है रुका हुआ। समर्पण अर्थात अर्पण करना। प्लवन बाढ़, सलिल पानी, गंदला माने मैला, अनुपयोगी जिसका कोई उपयोग न हो। माँ है वह, इसी से हम बने हैं। कभी कहता है कि नदी हमारी माँ है और माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है, इसलिए नदी ही हमारा अस्तित्व है। उसी ने हमें आकार दिया है, उसी के कारण हम द्वीप कहलाए, वरना हम भी धारा के समान बह रहे होते। अर्थात हमारा जो आज अस्तित्व है वह केवल नदी के कारण है। स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से द्वीप हैं सोतस्विनी के। कह रहे हैं हम द्वीप हैं सोतस्विनी के, अर्थात हमारा व्यक्ति के रूप में अस्तित्व ही नहीं होता, पर हम द्वीप हैं। हमारा बलिदान स्थिर है, हम धारा नहीं हैं, हम नदी नहीं हैं। वंश से हमारा अस्तित्व है, पर हमारी भी अपनी अलग पहचान है। हम उस परंपरा में बहते नहीं हैं। अर्थात जिस रास्ते से सब लोग जाते हैं, जिस रास्ते में कोई अपना अस्तित्व नहीं होता, उस रास्ते को हम अपनाने वाले नहीं हैं। हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं, कि अगर हम बह जाएंगे तो हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। अगर हम अपनी परंपरा का पालन नहीं करेंगे तो हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। पैर उखड़ेंगे, प्लवन होगा, ढहेंगे, सहेंगे, बढ़ जाएंगे, और फिर पूर्ण होकर भी कभी क्या धार बन सकते। कभी कहता है कि इस जीवन रूपी राह में हमारी पहचान ही मिट जाएगी, हमारे पैर उखड़ जाएंगे, बाढ़ आएगी और हम उसमें बह जाएंगे, ढह जाएंगे। हम इस जल प्लावन को सहेंगे, आगे चले जाएंगे। ऐसी स्थिति में हम भले ही पूर्ण हों, पर धार नहीं बनेंगे,
क्योंकि नदी ही हमारा आधार है और द्वीप ही हमारी पहचान है, क्योंकि हमारा अपने वंश के प्रति कोई योगदान ही नहीं रहेगा। अगर हम बह जाएंगे तो अपनी वंश परंपरा के प्रति हमारा कोई योगदान नहीं रहेगा। रेत बनकर हम सलिल को तनिक गंदला ही करेंगे, अनुपयोगी ही बहलाएंगे। अगर हम रेत बन जाएं, अगर हम नदी के पानी की रेत बन जाएं, तो हम पानी को और गंदला करेंगे, अर्थात हम आगे कुछ नहीं कर सकते और अपनी वंश परंपरा में हमारा कोई योगदान नहीं होगा। हम यहाँ ठहरे हैं, हम द्वीप हैं, यही हमारी पहचान है। बेटा यहाँ पर कवि ने द्वीप को व्यक्ति विशेष बताया है। नदी वंश परंपरा है, वंश परंपरा से मनुष्य को पहचान मिलती है, वहीं से संस्कार मिलते हैं, पर उसके अपने कार्य ही उसकी निज की पहचान है। अनेक वंश आए और रेत बनकर चले गए, पर द्वीप बनकर अपना विरला ही होता है। फिर वही कोटेशन, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। लास्ट स्टेंजा बेटा, द्वीप हैं हम, यह नहीं है साप, यह अपनी नियति है। हम नदी के पुत्र हैं, बैठे नदी की क्रीड में, यह बृहद भूखंड से हमको मिलाती है, और वह भूखंड अपना पितर है। नियति माने भाग्य बेटा, क्रोध माने गोद, बृहद माने विशाल, पितर माने पिता। कह रहे द्वीप हैं हम, यह नहीं है साप, यह अपनी नियति है। हम द्वीप हैं, इसका अर्थ यह नहीं कि यह हमारे लिए अभिशाप है। हम छोटे से द्वीप हैं, छोटे से टापू हैं, ये हमारे लिए अभिशाप नहीं है, ये हमारे लिए वरदान है। पर किसी भी नदी का द्वीप होना हमारा अपना भाग्य है, मैं इसे भाग्य समझता हूं। नदी के हम पुत्र हैं और उसी की गोद में हम बैठे हुए हैं। हम नदी के पुत्र हैं, बैठे नदी की क्रोध में, यह बृहत भूखंड से हमको मिलाती है। कह रहा है इसी से हम समाज से जुड़ते हैं, इसी से हम समाज से जुड़ते हैं। नदी ही द्वीप भूखंड से जुड़ता है। यही कारण है कि भूखंड द्वीप का पिता है। पिता संरक्षण देता है और वही संस्कार भी देता है। पिता और माँ मिलकर संस्कार देते हैं। कहा गया है माता भूमि गुरुतरा पिता आकाशात उच्यते, मातरम पितरम तस्मात् सर्वयत्नेन पूज्यते। माता भूमि से बड़ी है और पिता आकाश से ऊंचा है, इसलिए हमें इनकी पूजा करनी चाहिए, इनका वंदन करना चाहिए। कवि नदी को बहते चलने की प्रेरणा दे रहे हैं। बेटा प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने बताया है कि अनेक वंश परंपराओं से समाज का निर्माण होता है। व्यक्ति अपने भाग्य के अनुसार जिस वंश में जन्म लेता है, उसकी सुरक्षा का दायित्व उसी का है, वहीं से उसे संस्कार मिलते हैं। अपने परिवार में कैसे भी लोग हों, लेकिन अपने परिवार, समाज व राष्ट्र के प्रति हमारा जो कर्तव्य है उसे निभाना चाहिए। कोई क्या करता है इससे अपने का कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हमें अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए, तभी हम ये नदी के द्वीप कविता की सार्थकता को समझ सकेंगे। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। नदी के द्वीप शीर्षक कविता के प्रतीकों को स्पष्ट करते हुए उनके पारंपरिक संबंधों पर प्रकाश डालिए। बेटा कोई भी क्वेश्चन बन रहा है तो सभी तरीके के क्वेश्चंस का मैंने इनमें समावेश किया है, फिर भी एक बार मैं आपको फिर सारांश के तौर पे बताता हूं। नदी के द्वीप एक प्रतीकात्मक कविता है जिसमें व्यक्ति, वंश परंपरा तथा समाज को क्रमशः द्वीप, श्वेतस्विनी एवं भवखंड से जोड़ा गया है। द्वीप भू का ही एक खंड है, पर नदी के कारण उसका अपना अलग अस्तित्व है। व्यक्ति भी समाज का एक अंग है और सामाजिक परंपराएं उसे विशिष्ट व्यक्ति बना देती हैं। वह अपनी निजता से ही समाज को पहचानता है, समाज रूपी धर्म का निर्माण करता है। वंश परंपरा हमारी माँ है जो हजारों वर्षों से निरंतर बहती चली आ रही है। यही कारण है कि कवि ने नदी को स्रोतस्विनी कहा है। वहीं मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। बेटा
शायद नदी का कोई और पर्यायवाची शब्द उसके भाव को अभिव्यक्ति देने में समर्थ ही न होता। द्वीप नदी के कारण ही समाज से अपना अलग अस्तित्व रखता है। व्यक्ति इस परंपरा की स्थायी पहचान है। बेटा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको मैंने कई बार चित्रित कर दिया है, कई बार उनका वर्णन किया है। कोई भी क्वेश्चन बनेगा, निश्चित रूप से आप उसका आंसर देने में सफल होंगे। पिछले वर्षों में जितनी बार भी इस लेसन से संबंधित क्वेश्चन आए हैं, उन सभी क्वेश्चंस के आंसर का समावेश मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन में किया है। आपको इसको ध्यान से देखना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों से भी करवाएं। थैंक यू।